नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। सीएम धामी ने शासकीय आवास पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने उच्च अधिकारियों को प्रदेश में अवैध पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उन्हें तुरंत वापस भेजे जाने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं कुटुरचित अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों के चिन्हीकरण के लिए तेजी लाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं अधिकारियों को प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले लोगों पर दंड लगाया जाएगा। वहीं प्रदेश में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए सीएम धामी ने अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु निर्देश जारी किया है। साथ ही यात्रा मार्ग पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में लिए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। सत्यापन अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश। सीएम धामी ने अधिकारियों संघ की बैठक, पाकिस्तान नागरिकों को लेकर दिए ये निर्देश। सीएम धामी ने अधिकारियों संघ बैठक की, साथ ही निर्देश जारी किए। सत्यापन अभियान में तेजी लाने के भी दिए निर्देश। सीएम धामी ने अधिकारियों संघ की बैठक। तो वहीं उत्तराखंड, आपको बताते चले, उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2025 शुरू होने में अब केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आगामी 30 अप्रैल से ये धार्मिक यात्रा विविध शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों को तेज करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं और खुद व्यवस्थाओं की निगरानी भी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार 2024 जैसी अव्यवस्थाओं की पुनरावृत्ति न हो और श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन अनुभव प्राप्त हो। वहीं पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा पर प्रवेश बंद करने का धामी सरकार ने फैसला लिया है। बता दें कि 77 लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अरुण शर्मा, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, जुड़ चुके हैं। अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने क्या कड़क तैयारियां शुरू की हैं? अरुण जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो वहीं आपको बताते चले, चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से वहीं आपको बताते चले, चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। साथ ही यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार लगातार बैठकें कर रही है। धामी सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है तैयारियां, जिसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तैयारियों को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और खुद व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। धामी सरकार, आपको बताते चले, युद्ध स्तर पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही चारधाम यात्रा, आपको बताते चले, 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। धामी सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। यात्रा पर प्रवेश बंद करने का धामी सरकार ने ये फैसला लिया है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा पर प्रवेश बंद करने का यह धामी सरकार का फैसला। बता दें कि अभी तक 77 लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से होगी शुरू। धामी सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है तैयारियां।
तो हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अरुण शर्मा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। तो अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, युद्ध स्तर पर सरकार क्या तैयारियां कर रही है चारधाम यात्रा को लेकर? देखिए, तैयारी काफी पहले से है और जो बेसिक चीजें होती है, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य की सुविधा, जी सभी मोर्चों पे सरकार ने तैयारियां की है। जी। सड़कों की मरम्मत की गई है, बिजली और पानी की लाइनें दुरुस्त की गई है जी। और जगह जगह स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए या जो पर्यटक आते हैं, अगर उनमें उनके साथ कोई तबीयत खराब जैसी पोजीशन होती है तो उसके समुचित इलाज और रख रखाव के लिए जगह जगह स्वास्थ्य चौकियों की स्थापना की है और ये सारी तैयारी लंबे समय से चल रही है। लेकिन अब एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है जो कश्मीर में पहलगाम में हुआ, तो उसके बाद सरकार को एक डर भी है कि कहीं ऐसी कोई घटना या दुर्घटना यहाँ ना हो। इसलिए ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी यात्री आ रहे हैं, इस तो उनके रजिस्ट्रेशन की छानबीन हो, वो सही है या नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष में ऐसे बहुत से रजिस्ट्रेशन पकड़े गए जो फर्जी बनाए गए। सवाल आपसे यही था, पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद सरकार क्या अलग एक्शन ले ताकि श्रद्धालु डरे नहीं? अब उस हमले के बाद श्रद्धालु डर रहे हैं, कहीं फिर से ये यात्रा के दौरान भी कोई ऐसा हादसा ना हो, इस पर सरकार कितनी तैयार है? देखिए, वो तैयारी में वही बता रहा था कि लगभग चारधाम की यात्रा में लगभग 7,000 जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो तैनात किए गए हैं पहले से। लेकिन एक नई घटना हो गई है तो उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, खासकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नई तैयारियां करनी पड़ती है। तो पिछले साल में कई ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन पकड़े गए थे जिसमें जो रजिस्ट्रेशन को फर्जी करके नाम और एड्रेस चेंज कर दिया गया था, लेकिन वो कुछ पकड़ में आ गए थे। तो इसलिए ये तैयारी भी है कि जो रजिस्ट्रेशन करा के यात्री आएंगे उनकी भी छानबीन ये हो कि वो रजिस्ट्रेशन जिसका है वो है कि या नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, जगह जगह पर जो फोर्सेस तैनात रहेगी वो यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखेगी और सुरक्षा का भी ध्यान रखेगी। दोनों चीजें उसमें शामिल है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है जो पहलगाम में हुई है, तो निश्चित तौर पर जितनी सरकारें हैं उनका नजरिया उसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बदल गया। कुछ कड़ाई की जाएगी और ये कड़ाई भी यात्रियों की सुविधा के लिए ही होगी। जी पूजा जी। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि 2024 जो अव्यवस्थाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, ये जो यात्रा है ये कोई ऐसा तो नहीं है कि नई यात्रा हो। सदियों से चारधाम की यात्रा चल रही है। जब से शंकराचार्य जी ने इन तीर्थों की स्थापना की थी उसके बाद से ये यात्रा चल रही है। और पहले तो ऋषिकेश से पैदल जाते थे लोग, उसके बाद बसें आई वो फत्ते वाली, उसके बाद आज स्थिति ये है कि कारें भी है, हेलीकॉप्टर भी है, बसेस भी है, सभी सुविधाएं हैं। तो स्थिति ये होती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद यात्री जाए और सही तरीके से अच्छे दर्शन हो, उसका पूजा पाठ हो अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें हो, इसका ख्याल रखा जाता है। निश्चित तौर पर हर साल इस यात्रा से कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो आने वाले वर्षों में ये कमियां दूर करते हुए नए सिरे से तैयारी की जाती है। जैसे इस बार शौचालय ज्यादा बनाए जा रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए अलग शौचालय बन रहे हैं, सड़कों की मरम्मत हो रही है, जगह जगह हर 10 किलोमीटर में एक स्वास्थ्य चौकी स्थापित होगी, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे यात्रियों की मौत हृदय गति रुकने से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है। तो वो परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, तो वो स्थिति अभी है। और उसके अलावा सरकार जगह जगह विज्ञापन दे रही है कि यात्री क्या करे और क्या ना करे। और 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, 50 साल से ऊपर, उनकी स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है, क्योंकि 50 के आसपास के लोगों को हार्ट संबंधी दिक्कतें, शुगर संबंधी दिक्कतें होती है। तो उसके लिए पहले से ये तैयारी की जा रही है कि इनको बताया जाए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सारी चीजें की जा रही है। पिछले सालों में बहुत सारी
एक तो मिसमैनेज हुआ था कि बहुत सारे लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आ गए थे, इसलिए इस बार रजिस्ट्रेशन काउंटर जगह जगह बनाए गए हैं जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अलग हो चुके हैं जो 20 लाख से ज्यादा हो चुके हैं अब तक। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की स्थिति ये है कि हरिद्वार में भी होगा, ऋषिकेश में भी होगा, विकास नगर में भी होगा, कोटद्वार में भी होगा। जिसमें अंदर आने के रास्ते हैं उत्तराखंड में वो सभी जगह रजिस्ट्रेशन होगा। अरुण जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि 4 दिन शेष रह गए यात्रा को लेकर, सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए क्या खास इंतजाम किए हैं? देखिए, खास तो वही होते हैं जो मैंने आपको चीजें बताई, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य भी। ये सारी तैयारियां लगभग पूरी है सरकार की। और सरकार ने अन्य प्रदेशों से चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, अन्य प्रदेशों से जो पीजी करने वाले या पीजी कर चुके नए दाखिल है वो भी मांगे हैं, जिससे विशेषज्ञ जो चिकित्सा सुविधा है उसका लाभ भी यात्रियों को मिल सके। तो ये सारी चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन ऑनलाइन हो चुके हैं, तो ऑफलाइन करने के लिए काउंटर की तैयारियां की जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री ने कल ऋषिकेश में जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है उनका निरीक्षण किया और उसमें जो कमियां मुख्यमंत्री को लगी उसका तरफ इशारा कर दिया, इंगित कर दिया कि इन कमियों को दुरुस्त किया जाए। और आने वाले देखिए 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें उससे पहले दूर करने की कवायद चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश नगर निगम परिसर में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं मल्टी स्टोरी पार्किंग और गंगा कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही आइकन सिटी ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन की भी आधारशिला रखी गई। इन सभी विकास कार्यों का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से देश दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर शहर में चंद्रमुखी विकास के लिए कार्य कर रही हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी शुरुआत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तराखंड की ये जो ऋषिकेश, सोनीपत और नरेंद्र नगर आसपास का जितना क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को जो है एक मॉडर्न क्षेत्र के रूप में डेवलप करेंगे। आने वाले हमारे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, हमारी आर्थिकी बढ़ेगी। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पाकिस्तानी हिंदुओं का 4 धाम यात्रा पर प्रवेश बंद। 77 लोगों ने 4 धाम यात्रा के लिए कराया पंजीकरण। पाकिस्तानी यात्रियों को वापस भेजने का निर्णय। 4 धाम यात्रा के लिए 21 लाख पंजीकरण। 100 देशों के यात्रियों ने कराया 4 धाम यात्रा में पंजीकरण। आपको बताते चले, पाकिस्तानी हिंदुओं का 4 धाम यात्रा में पर प्रवेश बंद। 4 धाम यात्रा के लिए 21 लाख पंजीकरण। 100 देशों के यात्रियों ने कराया 4 धाम यात्रा के पंजीकरण। पाकिस्तानी हिंदुओं का 4 धाम यात्रा पर प्रवेश बंद। 77 लोगों ने कराया पंजीकरण। 4 धाम यात्रा के लिए 21 लोगों ने कराया, 21 लाख लोगों ने कराया पंजीकरण। पाकिस्तान हिंदुओं का 4 धाम यात्रा पर प्रवेश बंद। 77 लोगों ने 4 धाम यात्रा का कराया पंजीकरण। 4 धाम यात्रा के लिए 21 लाख पंजीकरण। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है जहां देहरादून में तेजी से फैल रहा है वायरल फ्लू। हर तीसरा मरीज हो रहा है फ्लू का शिकार। गले में खिचखिच और छींकों से है परेशान कमजोर लोग। प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को दिक्कत। जनरल ओपीडी में 600 मरीज आते हैं हर रोज। स्वास्थ्य विभाग कर रहा अपनी तैयारी। हर तीसरा मरीज हो रहा फ्लू का शिकार। वहीं देहरादून से खबर जहां कमजोर लोग, प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को आपको बताते चले बीमार चल रहे हैं। जहां देहरादून में तेजी से
वायरल फ्लू फैल रहा है, हर तीसरा मरीज हो रहा है फ्लू का शिकार। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और उससे पहले हरिद्वार में ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए वाहन मालिकों को ही होड़ मच गई है। हरिद्वार आरटीओ कार्यालय में इन दिनों लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां वाहन स्वामी अपने दस्तावेजों की जांच कराकर ग्रीन कार्ड बनवाने में जुटे हैं। वहीं गौरतलब है कि ग्रीन कार्ड एक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि वाहन पर्यावरण मानकों का पालन कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान ये कार्ड अनिवार्य होगा और इसके बिना वाहनों को यात्रा मार्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वहीं आरटीओ कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी निखिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा से पहले ग्रीन कार्ड बनवाना अब अनिवार्य है। हरिद्वार आरटीओ कार्यालय में अब लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वाहन स्वामी ग्रीन कार्ड बनवाने में जुटे हुए हैं, जहां चारधाम यात्रा से पहले ग्रीन कार्ड की भीड़। जो हमारे विभाग के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन की फैसिलिटी रखी है। अभी तक जो ग्रीन कार्ड है हमारे यहाँ लगभग 1300 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं और अब बाहर से भी जो वाहन हैं उनके भी ग्रीन कार्ड बनना शुरू होंगे जो बाहरी राज्यों के हैं। इस बार जो बाहरी राज्यों के वाहन हैं उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए बन पाएगा, उसके बाद उनको फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अभी ये व्यवस्था चल रही है। इसके साथ ही हमारे जो प्रवर्तन दल हैं वो भी लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई इस पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की प्राइवेट वाहन में कोई कमर्शियल यूज़ ना हो और गलत तरह की गाड़ी फिटनेस ख़त्म हो जिसका ऐसी कोई गाड़ियाँ सड़कों पे ना चल पाएँ। तो वहीं उत्तराखंड के दून अस्पताल में बनी अवैध मजार को लेकर प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं शिकायत के बाद देर रात प्रशासन ने मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये मजार सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता के तहत सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर 1 साल पहले शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू की। तो वहीं जांच के दौरान ये पाया गया कि मजार के निर्माण के लिए कोई वैध अनुमति नहीं ली गई थी और ये सरकारी भूमि पर बनाई गई थी। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने भी मजार के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं और बाधाओं को लेकर शासन को पत्र लिखकर इसे हटाने की मांग की थी। इसके बाद प्रशासन ने मजार को तोड़ने के लिए कार्रवाई की और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह कार्यवाही पूरी की गई। देखिए, दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने प्रशासन ने गिराई है उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मज़ारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब मज़ार गिराइए, अगर वो मज़ार अवैध थी तो इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड देगा। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड उसका संचालन कर रहा था, उसमें मुतवल्ली और तमाम इंतजामिया जो है, तमाम उसका मैनेजमेंट, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड उसको चलाता था सालों से। जब से उत्तराखंड बना है उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड था उसका संचालन करता था। उस पर अगर कोई कार्रवाई करी है वो वैध था अवैध था, इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड दे सकता है। तो वहीं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिला निरीक्षण और मूल्यांकन समिति ने देहरादून में संचालित विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल का नेतृत्व जिला अधिकारी देहरादून के तहत नामित उप जिला अधिकारी डोईवाला अपर्णा डोबियाल के तहत किया गया। निरीक्षण के दौरान एक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट तैनात न होने के कारण हॉस्पिटल में संचालित अल्ट्रासाउंड मशीन सील की गई। निरीक्षण दल ने उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में पीसीपीएनडीटी के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रदीप राणा, जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघना असवाल आदि उपस्थित रहे। तो वहीं हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शिवालिक नगर में लंबे समय से जारी अतिक्रमण की शिकायतों के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्यवाही में सड़क किनारे बनाए गए अवैध ढांचे, ठेले और अनधिकृत कब्जों को हटाया गया, जिससे क्षेत्रवासियों और राहगीरों ने राहत की सांस ली।
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में अभियान चलाकर यातायात को बाधित कर रहे अतिक्रमणों को हटाया। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या वर्षों से बनी हुई थी और ट्रैफिक जाम के चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस आपराधिक तत्वों की पहचान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार वेरिफिकेशन अभियान चलाए जा रहे हैं। खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में दूसरे जिलों और राज्यों से आकर रहने वाले वर्करों का सत्यापन किया जा रहा है। हरिद्वार के एसएसपी प्रेमचंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक एक साल में 30,000 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। साथ ही इसमें कोताही बरतने वाले मकान मालिकों का चालान भी काटा जा रहा है। एसएसपी का कहना है कि वेरिफिकेशन अभियान से कई आपराधिक तत्वों की पहचान भी हो रही है। वहीं कई संदिग्ध लोग जिले को छोड़कर भी जा चुके हैं। पिछले एक साल में करीब हम 30,000 से ऊपर लोगों के सत्यापन कर चुके हैं करीब, और कई लोगों से जो इसमें सत्यापन में जो उदासीन रह रहे हैं और उनके खिलाफ हम लोगों के द्वारा विशेष जो कार्रवाई भी की जाती रही है, उनके चालान भी हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल, इसमें सत्यापन से कई महत्वपूर्ण सफलताएं हमें मिली हैं। इसमें कई जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनके द्वारा तत्काल वो ऐसे घर खाली किए जाते रहे हैं और वो लोग तत्काल घर छोड़ के या नौकरी छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा इस सत्यापन अभियान में पकड़ा भी गया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की गई है। तो वहीं निरंजन पीठाधीश्वर के महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का शासकीय आवास पर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर धर्म, संस्कृति और राज्य की आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। निरंजन पीठाधीश्वर का किया गया स्वागत। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी अधीनस्थों के अपने अपने थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों और अन्य प्रदेशों से आकर देहरादून में रहने वाले व्यक्तियों के सत्यापन किए जाने के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में आज कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में मुस्लिम कॉलोनी ने दून पुलिस के तहत सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान क्षेत्र में निवासरत बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों के सत्यापन की कार्यवाही की गई। किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 35 भवन स्वामियों का 83 पुलिस एक्ट के तहत चालान करते हुए 3,50,000 का जुर्माना किया गया। तो वहीं देहरादून में डेंगू की रोकथाम के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद नगर निगम ने रिस्पना और बिंदाल नदी सहित शहर के सभी छोटे बड़े नाले और ड्रेनों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। ये सफाई अभियान 15 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून के प्रभावी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नदियों और नालों की सफाई के साथ साथ लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम को ये निर्देश दिए गए थे कि 15 मई तक सभी नाले और ड्रेनों की सफाई पूरी की जाए ताकि शहर में किसी भी प्रकार का जल जमाव की स्थिति ना उत्पन्न हो और डेंगू जैसी बीमारियों का प्रसार रोका जा सके। देखिए, पिछले दिनों जो माननीय डीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें दिए गए निर्देशों के क्रम में 2-3 चीजें मुख्य थी। एक तो 15 मई तक सभी नदी नालों की सफाई करानी थी, जिसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सुझाव दिया गया था कि 20 टैंकर कर लिए जाएं लार्विसाइडल के छिड़काव हेतु। वर्तमान में जो हमारे पहले 5 टैंकर चल रहे थे लार्विसाइडल के छिड़काव के, अभी हम लोगों ने 12 टैंकर कर लिए और शीघ्र ही जो है 20 टैंकर हमारे पूरे हो जाएंगे पूरे 100 के 100 वार्ड को कवर करने के लिए, जिससे कि प्रत्येक वार्ड में 5वें दिन जो है वो लार्विसाइडल का छिड़काव हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है चालानी कार्रवाई के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसकी की शुरुआत की जा चुकी है। अभी तक 2 बड़े चालान किए गए हैं 50-50 हज़ार के, जो भी वायलेटर्स थे उनके खिलाफ। इसी के साथ साथ लोगों के अंदर प्रेरित करने के लिए, जन जागरूकता के लिए कि वे लोग डेंगू के उसमें जो है अपना जो है योगदान भी दें और साथ में
जानकारी भी रखने के लिए जो है आईसी एक्टिविटीज़ की जा रही है। वार्डों में जो है गोष्ठियों का वो किया जा रहा है। आज जैसे कि आज वार्ड नंबर 32 बल्लूपुर में जो है हम लोगों के द्वारा जो है गोष्ठी आयोजन की गई। उसमें लगभग 100 लोगों के आसपास लोगों ने शिरकत करी, उनको भी अवगत कराया और बहुत ही अच्छे से लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी और पार्षद के द्वारा और अन्य जो वहाँ के जो व्यक्ति थे जो विशेष, उनके द्वारा भी जो है अपनी बातें रखी है। साथ ही साथ इन सब के अतिरिक्त जो है हमारा मुख्य उद्देश्य इस बार ये है कि इससे पहले कि कोई भी बड़ी ऐसी कोई वो जिसमें आउटब्रेक हो, उससे पहले ही हम लोग जो है इस चेन को जो है तोड़ दें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।